नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल सेट संख्या 3 के बी में हम लोगों ने कुल 99 प्रश्नों का अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 100 से आगे बढ़ेंगे। आइए वर्ग के शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एस वी सरस्वती, डॉक्टर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वी शांता, सी रीति राधाकृष्णन, डी अरुणा गोस्वामी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एस.वी. सरस्वती। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया है। सैन्य नर्सर इसके अंतर्गत देखिए तो सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह अगर बात की जाए तो यह एक नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए एस.वी. सरस्वती। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया तो वह किया गया एस.वी. सरस्वती को। प्रश्न संख्या 101, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। वज्र ऑप्शन नंबर ए वज्र, बी सजग, सी सुजीत, डी जगुआर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सजग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कब 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज जो सजग था उसको संचालित किया जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में यह तीसरा है। अगर बात करें सजग को तो सजग कहाँ बनाया गया तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ही गोवा में ही बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है सजग का। और ये सजग में उन्नत किस्म की तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन और मशीनरी और सेंसर लगाया गया है। प्रश्न संख्या 102, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। तो टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मालदीव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच तो भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी ज्ञापन दिया गया है। अगर इस समझौता की बात करें तो यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रश्न संख्या 103, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर ए दीपक गुप्ता, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी रंजन गोगोई, डी शरद अरविंद बोबड़े, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले कौन थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो वह थे एच.एल. दत्तू। तो अरुण कुमार मिश्र से पहले कौन थे एनएचआरसी के अध्यक्ष तो वह थे एच.एल. दत्तू। लेकिन वर्तमान समय में पूछा जाए कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष तो वह है अरुण कुमार मिश्रा। प्रश्न संख्या 104, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। टीवी नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन मुंजाल, राहुल सचदेवा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टीवी नरेंद्रन।
भारत उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो वह टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 105, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? राजेंद्र सिंह, मैदा बिलाल, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, हीरा ठाकुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैदा बिलाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता है मैदा बिलाल। अगर यहाँ बात मैदा बिलाल की करें तो मैदा बिलाल को नदी बचाने के लिए बोस्त्रिया की मैदा, ये कहाँ से है? तो ये बोस्त्रिया के हैं मैदा बिलाल। तो किस लिए? तो नदी बचाने के लिए मैदा बिलाल को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। किसे? तो मैदा बिलाल को। अगर बात करें यह गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 है, इसका एक अन्य नाम की बात करें तो इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 106, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? ए 11%, बी 10%, सी 12%, डी 8%। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11%। अगर यहाँ बात करें बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2011 की जनगणना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की तुलना में कुल 0 से 18 वर्ष की जो बच्चों की कुल आबादी है बिहार में वह 11% अर्थात 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में निवास करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो वह करता है 11%। अगर बात करें कुल कितना है तो 4.98 करोड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से ये अर्थात 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है बिहार। प्रश्न संख्या 107, प्रश्न संख्या 107, बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभ्यारण्य में किया गया? यहाँ देखिए पहला यह पक्षी उत्सव था, पहले नंबर का ही यह पहला जो है पक्षी उत्सव है, इसका नाम क्या रखा गया? तो कलरव। तो बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभ्यारण्य में किया गया? नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, बी है ऑप्शन नंबर बी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, सी बक्सर पक्षी विहार, डी गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्योंकि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई क्योंकि होगा क्योंकि यहाँ नागी और नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में कब से कब तक, अगर डेट की बात याद रखें तो 15 से 17 जनवरी 2021, 15 से 17 जनवरी 2021 को जमुई के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 108, बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आरंभ, बी महत्व, सी शिक्षादान, डी पर्वोत्सव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्वोत्सव। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो पर्वोत्सव नाम रखा गया है। इसका अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया, पर्वोत्सव अभियान के अंतर्गत एक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। कितना? तो 1 करोड़ से अधिक बच्चों का। प्रश्न संख्या 109, बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? वीरपुर, मोकामा, समस्तीपुर, कटिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वीरपुर।
ऑप्शन नंबर ए वीरपुर। अगर बात करें हम लोग वीरपुर है कहाँ, तो वह है सुपौल जिला में। कहाँ है, तो यह है सुपौल जिला में। अगर यह बात करें देश के में, तो यह देश में ये सेकंड है। कितने नंबर की है ये सुपौल के जो वीरपुर में, ये दूसरा है। पहला कहाँ खोला गया, तो पहला खोला गया है पुणे में। कहाँ, तो पुणे में। पहला कहाँ है, तो पुणे में जल शक्ति अनुसंधान केंद्र है। और दूसरा कहाँ खोला गया है, तो वह जो है सुपौल के वीरपुर में। इसके अंतर्गत देखें तो वीरपुर में जो खोला जा रहा है, तो इसमें जो है सो यह जो संस्थान है केंद्रीय जल शक्ति अनुसंधान केंद्र जो वीरपुर में खोला जा रहा है, इसके अंतर्गत नदियों की संरचनाओं और इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाएगा। किसकी, तो नदियों की संरचना के और इस नदियों की हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाएगा। और इस इतना ही नहीं, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की नदियों का भी अध्ययन कहाँ किया जाएगा, तो वह वीरपुर में ही किया जाएगा। प्रश्न संख्या 110, बिहार की पहली और देश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? ऑप्शन नंबर ए 2200 करोड़, बी 3900 करोड़, सी 4900 करोड़, डी 5200 करोड़, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4900 करोड़। बिहार की पहली और देश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 4900 करोड़ की खर्च आएगा। यह कहाँ पे खोला जा रहा है, तो यह अगर बात करें देश की दूसरी है, तो यह बिहार की पहली, तो यह कहाँ पर, तो बिहार की कोसी नदी पर ही। कहाँ, तो कोसी नदी पर ही कोसी मेची परियोजना को, किस परियोजना, कोसी नदी पर बनाया जा रहा है और इसका नाम क्या रखा गया, तो कोसी मेची परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इसमें 4900 करोड़ की योजना का लागत होगा, जिसमें 90% कौन देगा, 90% खर्च जो है केंद्र सरकार के द्वारा और 10% खर्च जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अर्थात यह इसका जो निर्माण हो जाएगा, कोसी मेची योजना का तहत जो निर्माण किया जा रहा है, इससे 2.10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। प्रश्न संख्या 111, बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवदिया बनाई गई है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबा नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार के फणीश्वर नाथ रेणु साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवदिया का बनाई गई है। अगर बात करें फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो औराही हिंगना अररिया में, अररिया के औराही हिंगना गांव में जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का। प्रश्न संख्या 112, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग जो है शून्य है तो वह पदार्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकीय, सी लौह चुंबकीय, डी प्रतिलौह चुंबकीय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय। यदि किसी पदार्थ का चुंबकीय वेग शून्य होगा तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। इसके अंतर्गत देखिए, इसका उदाहरण की अगर बात करें प्रतिचुंबकीय का, तो जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल इत्यादि प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है। अगर बात करें पदार्थों को, जितने भी पदार्थ है उसे कितने चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो याद रखिएगा पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रश्न संख्या 113, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण से उत्तर की ओर, सी चुंबकीय उत्तर से दक्षिण की ओर, डी चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर किसी चुंबक को लटकाया जाए तो स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वह हमेशा किधर रहेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर।
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। प्रश्न संख्या 114, टेस्ला इकाई है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो तीव्रता का एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र। और इसकी मात्रक क्या होती है? तो इसकी मात्रक टेस्ला होता है। प्रश्न संख्या 115, एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? ध्वनि तरंग, एक्स तरंगे, प्रासरव तरंगे, चुंबकीय तरंगे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगे। एमआरआई मशीन में किसका उपयोग होता है? तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगे का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, डेल्टा किरण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर बात करें गामा किरण की, तो गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण फोटोन है। क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है गामा किरण? तो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। तो किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो वह है गामा किरण की। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम, बी, थोरियम, सी, हीलियम, डी, प्लूटोनियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बात करें यहाँ यूरेनियम की, थोरियम की और प्लेटिनियम, किस किस की? तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, यह तीनों क्या है? तो यह तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तीनों का क्या होता है? यूरेनियम, थोरियम और प्लेटिनियम का, इस तीनों का नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हीलियम क्या है? तो एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 118, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए, सीसा, बी, थोरियम, सी, रेडियम, डी, प्लूटोनियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वह है सीसा। प्रश्न संख्या 119, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वह है आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? आर्यभट्ट जो उपग्रह था इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, तो वो प्रक्षेपण जो है सोवियत संघ के कापू स्तनियार प्रक्षेपण केंद्र से, किस केंद्र से? तो सोवियत संघ के कापू स्तनियार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा, किस यान के द्वारा? तो कॉस्मस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा। कब? तो 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। प्रश्न संख्या 120, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, लाल, बैंगनी, नारंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो वह रंग होता है, ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी।
इसका नारंगी इसलिए रंग होता है क्योंकि किसी दुर्घटना के बाद इसे ढूंढने में सरलता हो। और यह जो होती है ब्लैक बॉक्स, यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो कि वायुयान के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करता है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से जांच करते हैं। इसी के माध्यम से, अर्थात ब्लैक बॉक्स जो होती है नारंगी कलर का, इसी के माध्यम से वर्तमान समय में जो घटना हो गया कुछ दिन पहले, CDS बिपिन रावत जी जो हमारे शहीद हो गए हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर थे उनमें भी उनका भी सभी पार्ट, तो हेलीकॉप्टर का सभी पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसी ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही उनके वायुयान का भी परीक्षण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 121, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? असंतृप्त वर्षा, संतृप्त, ऑप्शन नंबर ए असंतृप्त वसा अम्ल, बी संतृप्त वसा अम्ल, सी दीर्घ श्रृंखला वाले असंतृप्त अल्कोहल, डी लिपिड्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संतृप्त वसा अम्ल। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो वह होता है संतृप्त वसा अम्ल। यह जो संतृप्त वसा अम्ल होता है यह शरीर के लिए अत्यधिक क्या होती है? तो यह शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है तथा धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वह संतृप्त वसा के अम्ल के कारण ही होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, यह धमनी में क्या करती है? तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और कोलेस्ट्रॉल में रक्त प्रवाह को रोक देता है। कौन? तो संतृप्त वसा अम्ल। तो जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो संतृप्त वसा अम्ल। प्रश्न संख्या 122, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपघटक। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। अगर कहे अपघटक होता क्या है, तो अपघटन करने वाले जो जीव होते हैं वह अपघटक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो अपघटन करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 123, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी वेरिस ने, डी ऑप्शन नंबर डी केल्विन ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगर बात करें DNA के संबंध में, तो DNA एक असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है। डॉक्टर खुराना को शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में W नीरेनबर्ग और रॉबर्ट W हेली के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर खुराना को किसके साथ? तो W नीरेनबर्ग और रॉबर्ट W होली के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? तो वह किया था खुराना ने। इसका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रश्न संख्या 124, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? लाल रुधिर कणिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स द्वारा, सी श्वेत रुधिर कणिका द्वारा, डी हार्मोन द्वारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कणिका द्वारा। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। लाल रुधिर जो कणिका होती है वह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से, कहाँ से? तो रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से शरीर के जितने भी अंग हैं शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, बहुत ही सहज और व्यापक माध्यम से। लाल रक्त कण को एक और नाम दिया जाता है एंथ्रियोसाइट्स। एंथ्रियोसाइट्स किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है RBC अर्थात लाल रक्त कण को ही। डिस्क के आकार वाली ये कोशिकाएं अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं अवतल होती है और इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो वह पहुंचाता है लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC। RBC का दूसरा नाम क्या है? एंथ्रियोसाइट्स।
कहाँ से? तो श्वसन अंग से शरीर के विभिन्न अंगों के कोशिकाओं तक पहुंचाती है। प्रश्न नंबर 125, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? धातु रोग, आनुवांशिक रोग, स्त्री रोग, गठिया रोग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग के हो जाने से जब यह शरीर किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग हीमोफीलिया हो जाती है तो उसके अंदर क्या होती है? रक्त बनने अर्थात रक्त के जो जमने अर्थात थक्का बनने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है। अगर इसके थक्का बनने की क्या होती है? क्षमता समाप्त हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर, और इसके फलस्वरूप छोटी मोटी अगर चोट भी हो जाए तो भयंकर साबित अर्थात थोड़ा भी कहीं कट खुट गया शरीर में तो अत्यधिक मात्रा में रक्त निकलना शरीर से चालू हो जाता है। तो हीमोफीलिया क्या है? तो एक आनुवांशिक रोग है। इसके माध्यम से क्या होती है शरीर में? तो रक्त को थक्का बनने अर्थात जमने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 126, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो वह होता है अमाशय अर्थात पेट में। दवा या औषधि एक ही होता है। तो दवा का अवशोषण जो होता है सर्वाधिक पेट में होता है। मानव का पेट जो होता है वह अत्यधिक अम्लीय तथा निम्न क्षारीय दवाओं का अवशोषण करता है। किसको? तो अत्यधिक अम्लीय और कम क्षारीय जो दवा होती है उसे आसानी से अवशोषण कर लेता है। और दवा का अवशोषण जो होती है उनकी घुलनशीलता पर निर्भर करता है। दवा का अवशोषण मुख्य रूप से दवा की घुलनशीलता पर निर्भर करता है, और उसकी अर्थात दवा की घुलनशीलता को DWDACC के समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। किसकी? तो दवा के घुलनशीलता को। प्रश्न संख्या 127, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस, पीयूष या पिट्यूटरी, थायराइड, पिनियल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है हाइपोथैलेमस में। मानव शरीर का जो ताप नियंत्रण केंद्र होता है वह हाइपोथैलेमस होता है। यह मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो शरीर की अनेक क्रिया जैसे कि शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरण के उद्दीपन की संवेदी सूचनाएं, प्रासरणीय दाब, ताप, हार्मोन्स की मात्राएं जो होती है इत्यादि को नियंत्रित करती है। तो कौन? हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 128, निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए और डी NUR, डी ऑप्शन नंबर सी NAND, डी NOR, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, अर्थात इसका एक से अधिक आंसर है। NAND और NOR को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो NAND और NOR, अर्थात ऑप्शन नंबर सी और डी इसका होगा सही आंसर। और एंड और नॉट जो होती है उसे बेसिक गेट कहा जाता है। तो किसे यूनिवर्सल नेट NAND और NOR को क्या कहता है? यूनिवर्सल गेट और बेसिक गेट। तो एंड और नॉट। प्रश्न संख्या 129, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए शनि, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। शुक्र ग्रह के जो बादल होता है अर्थात शुक्र ग्रह के जो बादल होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो बूंद होती है उनकी एक मोटी परत से बना होता है। किसका? तो शुक्र ग्रह के जो बादल होते हैं वह किससे बना होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की मोटी परत से बना होता है। संरचना की दृष्टि से बात किया जाए शुक्र ग्रह तो पृथ्वी के समांतर रहने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 130, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, डी भार एवं बल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो समान नहीं है। और यहाँ बात करें बल का तो बल का होता है MLT-2।
अगर यहाँ हम लोग बात करें दाब का तो Ml-1T-2, Ml-1T-2। अगर यहाँ बात करें कार्य का तो कार्य का होता है Ml2T-2। कार्य का क्या होता है तो Ml2T-2। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का हो जाता है Ml2T-2। तो बल का क्या होता है विमीय सूत्र, तो बल का होता है Ml2T-2, दाब का होता है Ml-1T-2, कार्य का होता है Ml2T-2 और ऊर्जा का होता है Ml2T-2। अर्थात यहाँ हम लोग बात करें आवेग एवं संवेग के संबंध में, आवेग एवं संवेग के संबंध में, तो इस दोनों का क्या होता है तो Ml-1, किसका होता है Ml-1 तो आवेग एवं संवेग का। भार एवं बल की बात करें तो भार एवं बल की होती है Ml-2। तो यहाँ हम लोग विमीय सूत्र के अंतर्गत देखें तो बल का क्या देखे थे Ml-2, दाब का होता है Ml-1T-2, कार्य का होता है Ml-2T-2 और ऊर्जा का भी होता है, कार्य और ऊर्जा का दोनों का होता है Ml-2T-2 और आवेग और संवेग का हम लोगों ने देखा Ml-1 और भार एवं बल का होता है Ml-2। तो किसका विमीय सूत्र एक समान नहीं है, बल और दाब का एक समान नहीं है, क्योंकि बल का होता है Ml-2 और दाब का होता है Ml-1T-2। प्रश्न संख्या 131, द्वितीया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ZnSO4 7H2O, बी CuSO4 5H2O, सी CaSO4 half H2O, डी FeSO4 7H2O। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 5H2O। तूतिया या नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है तो तूतिया या नीला थोथा के नाम से CuSO4 5H2O को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 132, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा प्रणाली। तो इन्फ्लुएंजा में रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। प्रश्न संख्या 133, किस ब्लड समूह में एंटीजन या प्रतिजन अनुपस्थित रहता है ए बी और ओ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। किस में अनुपस्थित होता है तो ओ ग्रुप में। अगर बात करें यहाँ ए में तो ग्रुप ए में ए ब्लड ग्रुप में तो ए एंटीजन होता है, बी में बी होता है, ए बी में ए और बी दोनों होता है। तो ए में क्या होता है ए एंटीजन, बी में बी होता है, ए बी में ए और बी। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ का बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 134, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर ए पर्नर, बी केनिलोगास्की, सी कार्ल एवं बेंदा, डी डुब एवं प्लेड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल एवं बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब किया गया था तो 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब किया गया तो 1857 में। 1857 में किसके द्वारा खोज किया था तो अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा। किसके द्वारा तो अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोजा गया। लेकिन 47 वर्षों के बाद 1898 में कब 1898 में कार्ल एवं बेदा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोजा कब किया गया तो 1857 में। किसके द्वारा तो 1857 में तो खोजा गया। किसके द्वारा तो अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा और इसे 1898 में नामकरण किया गया कार्ल एवं बेंदा के द्वारा। प्रश्न संख्या 135, सोडियम एसीटेट को सोडा लैंप के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लैंप के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस उत्पन्न होता है। संख्या 136, इनमें अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड आंवला, बी लैक्टिक एसिड दही, सी बेंजोइक एसिड चींटी, डी टार्टेरिक एसिड इमली अंगूर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से, अर्थात एक से अधिक जो यहाँ ऑप्शन दिया गया वो गलत है। अगर यहाँ बात करें एसिटिक एसिड की
तो यह विनेगर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है एसिटिक एसिड? तो वह पाया जाता है विनेगर में। अगर हम लोग यहाँ बात करें बेंजोइक एसिड, तो घास पत्तियों में एवं यूरिन में। लैक्टिक एसिड दही में सही है। बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो घास पत्तियों में एवं यूरिन में पाया जाता है। कौन सा? तो बेंजोइक। अगर यहाँ हम लोग बात करें चीटी की, अगर बात करें, यहाँ ऑप्शन चीटी दिया गया था बेंजोइक एसिड के लिए। बेंजोइक एसिड पाया जाता है घास पत्तियों में यूरिन में। चीटी की अगर बात की जाए तो चीटी में पाया जाता है कौन सा? तो चीटी में पाया जाता है फॉर्मिक। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है विनेगर में। लैक्टिक एसिड दही में। चीटी में कौन सा? तो फार्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? तो घास पत्ती एवं यूरिन में। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो इमली एवं अंगूर में। यहाँ पर सही और मिलान करना हो तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो विनेगर में। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? तो बेंजोइक एसिड पाया जाता है घास पत्ती एवं यूरिन में। लैक्टिक एसिड दही में। टार्टरिक एसिड इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 137, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, मैग्नेटाइट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट, क्रायोटाइट और कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन कौन से है? तो बॉक्साइट, क्रायोटाइट और कोरेंडम किसका अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का। लेकिन अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट है आयरन का। मैग्नेटाइट किसका है? तो वह है आयरन का। तो आयरन का अयस्क हो गया मैग्नेटाइट, लेकिन एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट, क्रायोटाइट और कोरेंडम। प्रश्न संख्या 138, जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है Cu एंड Ag का। ऑप्शन नंबर जी Zn एंड Ni। सी है Ni एंड Ag, D Ag एंड Au। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि जर्मन सिल्वर में Cu होता है 60%, Zn 25, Ni 15% का मिश्रण है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बर्तन और मूर्ति बनाने के लिए। बर्तन और मूर्ति बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 139, सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन मिश्रित है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट एवं सिलिका, बी कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका, सी सोडियम कार्बोनेट एवं पोटेशियम कार्बोनेट, डी सिलिका एवं पोटेशियम कार्बोनेट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, तीन चीज पाई जाती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है सोडा ग्लास का? इसका प्रयोग किया जाता है सोडा ग्लास का प्रयोग ट्यूबलाइट, बोतल, घरेलू बर्तन एवं प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। तो सोडा ग्लास में क्या क्या होता है? कौन कौन से रस पाए? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्यूबलाइट, बोतल और घरेलू बर्तन एवं प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 140, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 100 दिन, 200 दिन, 120 दिन, 60 दिन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका सबसे मुख्य रक्त कणिका है। क्या है? तो लाल रक्त कणिका सबसे मुख्य है रक्त कणिका। इसका औसतन कितना आयु होता है? तो 120 दिन। इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए आरबीसी का दूसरा नाम, तो वह है एंथ्रियोसाइट। एंथ्रियोसाइट क्या करती है? तो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन जो लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वह जीवन काल होता है 120 दिन। इस प्रकार सेट संख्या 3 के पार्ट सी अर्थात सेट संख्या 3 के कुल 140 जो जीएस के प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों की समाप्ति होती है यहीं पर। और वर्ग की भी समाप्ति की घोषणा मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं विकास, जय हिंद।